क्या आपने बिजली को देखा है या आपने कभी बिजली को नापने की कोशिश की है या आपने कभी सोचा है कि बिजली जो हमारे घर में सप्लाई होती है उसकी यूनिट को कैसे नापा जाता है, या कभी आपने सोचा है कि बिजली का आविष्कार किसने किया, इन्वेंशन किसने किया, या आपने कभी सोचा है कि इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग क्यों की जाती है। आज हम इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इंसान इलेक्ट्रिसिटी को 2500 साल पहले ढूंढ निकाला था, लेकिन इसका सही इस्तेमाल उसे पता नहीं था। तो चलिए इसकी कहानी को पहले देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ग्रीक यानी यूनान के साइंसदान थेल्स ने पहले अंबर, जो कि एक फॉसिल गम में जो कि एक पेड़ से निकलती है, उसकी रॉड बनाई। रॉड का इस्तेमाल वो लोग जानते थे। रॉड को जब उन्होंने ऊन से रगड़ा तो रगड़ने के बाद जब रॉड को कागज़ के टुकड़ों के पास या लकड़ी के बुरादा यानी लकड़ी के टुकड़े के पास जब ले कर के गए तो वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उस रॉड से जुड़ने लगे। फिर उसने कागज़ के टुकड़ों को देखा तो वो भी जुड़ता चला गया, तो उसने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। वैसे अंबर के माने भी ग्रीक में इलेक्ट्रॉन होते, तो ये वर्ड वहाँ से आ गया और उसी से इलेक्ट्रिसिटी आ गई। लेकिन असल मामला उस वक्त सामने आया जब डॉक्टर गिलबर्ट और कूलम ने 16वीं सदी में ये कहा कि और भी चीज़ों में इसी तरह की खूबी होती है, सिर्फ अंबर और उनके रगर में नहीं होती है। तो उन्होंने एबोनाइट की रॉड को बिल्ली की खाल से रगड़ा, गिलास रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो उसमें भी वही खूबियाँ देखने को मिल गई। और इस तरह बिजली की खोज और आगे बढ़ गई और इसी कूलम नाम के साइंटिस्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट भी रख दी गई। इसके बाद 17वीं सदी में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन निकाली और उसने भी ये साबित कर दिया कि बिजली को किसी काम में भी लिया जा सकता है और एक इनकलाब आ गया इस दुनिया में। और उस जेम्स वाट के नाम पर पावर की यूनिट भी रख दी गई। इसके बाद में 1725 के करीब बेंजामिन फ्रैंकलिन जब बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, तो अपना एक काइट एक्सपेरिमेंट, पतंग के जरिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बोतल में कुछ केमिकल रखे और उस पतंग को बिजली के कड़कने में उड़ा करके उसके बीच में एक चाबी रखी। अब जब देखा कि वो चाबी जो है गिर गई और उनके हाथ तक करंट आ गया, तो उनको ये समझ में अब आने लग गया कि बिजली दौड़ भी सकती है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एलेसेंड्रो वोल्टा ने एक वोल्टाइक सेल बना दी और उन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लोगों के सामने पेश कर दिया। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की यूनिट भी उन्हीं के नाम पर वोल्ट रख दी गई। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को आंड्रे मैरी एम्पियर ने साबित करके दिखाया और उनके नाम पर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर रख दी गई। इसके बाद माइकल फैराडे ने डायनामो बना दिया। इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए जॉर्ज ओम, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे, 1826 में ये कह दिया कि इलेक्ट्रिसिटी की चाल रेसिस्टेंस पर डिपेंड करती है और रेसिस्टेंस के यूनिट को ओम रख दिया गया। इसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए से एक इलेक्ट्रिक बल्ब निकाल ली
और पूरी दुनिया में रोशनी का आविष्कार हो गया। अब ये जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, एक डीसी जनरेटर बनाए और एक गांव में लगभग 1 किलोमीटर के एक गांव में इनकी कंपनी भी बनी और इलेक्ट्रिक सप्लाई होती थी। तो ये उस वक्त डीसी करंट थी, मतलब जैसे जहाँ से करंट पावर हो रही है वहाँ से सप्लाई होना है, बीच में कोई ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगेगा या उसको और चेंज करके बढ़ाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट करंट सप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसमें खर्च भी ज़्यादा आते थे और कम गांव तक जाती थी, एक ही गांव तक सीमित थी। तो उनके चेला निकोला टेस्ला ने एसी जनरेटर बनाई 1887 में और अब बिजली दूर तक सप्लाई होने लग चुकी थी और ये धीरे धीरे दुनिया के कोने कोने में फैलना चालू हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिजली क्या हर एक चीज़ में होती है? जी हाँ, बिजली जितनी वस्तुएं दुनिया में जितनी चीज़ें, हर एक चीज़ के अंदर बिजली मौजूद होती है। लेकिन कोई चल पाती है, कोई स्टैटिक रहती है, मतलब नहीं चल पाती है। क्योंकि दुनिया की हर एक चीज़ छोटे छोटे टुकड़े यानी एटम, परमाणु से बनी है। जैसे अगर लोहा के एक टुकड़ा को तोड़ते 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 एक छोटे से इस जगह पर पहुंच जाए कि और हम नहीं तोड़ पाए, ठीक तांबा को भी कर सकते हैं, सोना को भी कर सकते हैं, चांदी को भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम तोड़ करके छोटा कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ का नाम साइंटिस्ट ने परमाणु दे दिया। तो ये किसी भी चीज़ से हो सकता है। वहाँ पर उस जगह पर जा कर के इसको हमको पढ़ना है, सोचना है, समझना है, तो हमें बात समझनी चालू हो जाएगी कि दुनिया में हर एक चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े से बनाया गया है। तो किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम या परमाणु हो गया। अब मैंने क्लियर आपको कर दिया कि हर एक चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये बात दिमाग में डाल लेने की बात है। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, तो उसके बाद के साइंटिस्ट भी आए, तो उन्होंने एटम के पार्टिकल में और 3 हिस्से देखे। अब वो थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तीनों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो एकदम बीचों बीच में होते थे। इलेक्ट्रॉन को देखा कि घूमते हुए देखा गया। उसके अब ये जो बात है कि हम कैसे देख सकते हैं कि ये घूम रहे, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हुए रहते हैं, तो वो देखा कैसे जा सकता है? तो एक वीडियो हमने इस पर भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक भी दिया हुआ, वो भी देख सकते हैं। इस पर हम दिखा नहीं सकते। और इसके बाद एक स्कैनिंग टनलिंग मशीन होती है, माइक्रोस्कोप होता है, उसके जरिया से साइंटिस्ट ने एटम को देखा तो वो तीनों हिस्से उसके साफ नज़र आ रहे थे। तो हमारा मुख्य बिंदु है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, जो कि न्यूक्लियस में बीचों बीच में होता है, नाभिक में होता है, उसको हमको नहीं देखना है। अब इलेक्ट्रॉन कितने तरह के होते? इलेक्ट्रॉन 2 तरह के होते हैं। एक बाउंड इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटीन से अटैच्ड अट्रैक्टेड होते, वो छूटते नहीं। और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन में नहीं होते, आखिरी सिरा में होते, आखिरी ऑर्बिट में होते हैं, जो दूर में होते हैं और ये कमज़ोर होते हैं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहा गया। मुख्य बिंदु, मुख्य टॉपिक इसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर है और यही करंट बन करके तांबा का तार हो, लोहा का तार हो, चांदी का तार हो, इसमें दौड़ते रहते हैं। इसका मतलब हुआ वो जो तार है, तार के अंदर क्या दौड़ता है जिसको आप देख नहीं पाते हैं, उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी। जब उसको ताकत मिलती है, ताकत कहाँ से मिलती है? बैटरी या फिर ट्रांसफार्मर के जरिए जो लाइन आते 220 वोल्ट, बैटरी से 1.5 वोल्ट, ये उसे ताकत पोटेंशियल डिफरेंस बना करके देती है और फिर ये इलेक्ट्रॉन अपनी
असल सूरत में ताकत में आ जाता और दौड़ना चालू कर देता है। उसको दिशा यही पोटेंशियल डिफरेंस देती है। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एक वायर यानी तार में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते रहते हैं। वैसे इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की अब हो गई, स्टैटिक जो कि रेशम के कपड़े में देखे जो चल नहीं पा रही है, जो हमें मार भी नहीं पा रही है, और डायनामिक यानी चलने वाली। क्लियर, स्टैटिक चलने वाली। तो अब क्या है कि दुनिया के हर एक चीज़ में इलेक्ट्रिक मौजूद है, ये क्लियर। दुनिया की हर एक चीज़ छोटी चीज़ों से मिलकर के बनी है, क्लियर। एटम होते हैं, उसमें सजावट होती है, उस एटम में 3 टुकड़े होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और घूमते जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में 2 तरह के होते हैं, बाउंडेड और फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी है, उसी पर हमें काम करना है। अब हम तो दोनों चीज़ को अब क्लियरिटी से हम समझ चुके हैं। तो इस तरह फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपको इस टॉपिक में किस चीज़ को पढ़ना है। अब सवाल उठता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम? इलेक्ट्रिसिटी तो पहले पावर स्टेशन है, वहाँ कोयला या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से भी पैदा की जाए वो आती है आपके घरों तक। और दूसरा हम इलेक्ट्रिक सेल जिसे बैटरी बना करके वोल्ट क्रिएट करते, उसी में केमिकल रिएक्शन होते और 1.5 वोल्ट उसमें बन जाते। ये 2 जगह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह दौड़ती है, मतलब किस तरह तार लगाने के बाद में आगे की ओर बढ़ना चालू करती है। बढ़ेगा क्या चीज़? पहले इलेक्ट्रॉन। आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि उसमें जो दौड़ रही है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। मैं आगे और बताऊंगा कि तांबे ही के तार में क्यों, बाकी और चीज़ों में क्यों नहीं। अब देखिए, अगर 2 बर्तन हम ले लें और दोनों में पानी रख दें, जैसा कि बाएं तरफ है और एक दाएं तरफ ऊपर नीचे, तो लेवल देखिए दोनों साइड चेंज है। तो लेवल ऊंच नीच होने से क्या पानी एक से जिसमें ज़्यादा है वो कम की तरफ चला जा रहा है। तो इस तरह से ये डिफरेंस ऑफ लेवल से, अब सोचिए अगर दोनों में पानी एक जैसा होता और बीच में आप पाइप लगाते तो ना इस तरफ जाने की कोशिश करता तो ना इस तरफ जाने की कोशिश। तो एक में लेवल कम, एक में ज़्यादा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। ठीक उसी तरह बैटरी या सेल काम करते हैं, इसमें 1.5 वोल्ट एक्स्ट्रा हो गए और इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते, नेगेटिव ज़्यादा होते, पॉजिटिव की मात्रा कम होती है। इस तरह से ये 1.5 वोल्ट अपने अंदर क्लियर कर लेते हैं। और ये 1.5 वोल्ट जब इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं तो पहले तो वो शांत इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब उस तार में इलेक्ट्रॉन को धक्का पड़ता है तो वो एक दिशा पकड़ करके दौड़ना चालू कर देते हैं और इसे ही करंट का नाम दे दिया गया। अब ये जो दिशा जिस रास्ते में जाते हैं वही क्या करते हैं, वो बैटरी क्या करती है? द बैटरी इन ए सर्किट गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड पुशेज देम अराउंड अ सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल राउंड द सर्किट एंड बैक टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से शुरू होकर के पॉजिटिव पर जा कर के इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रवाहित कर देते हैं और एक ये रास्ता बन जाता है और इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? सर्किट। बिजली सर्किट और कुछ नहीं है, रास्ते का नाम है। जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, रास्ता है, तो उसी तरह बिजली अगर घर में दौड़ रही है तो एक घर में दौड़ रही है तो वायरिंग हुई है, तो वो बिजली का जाने का रास्ता है। इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी।
बैटरी में इलेक्ट्रॉन होते हैं और बैटरी में प्रोटॉन कम हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, या 1.5 वोल्ट का क्रिएशन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री होते हैं उसको पुशिंग मिलती है और वो प्रोटॉन की तरफ जाना चालू करते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का आना जाना हमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दे देता है। उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, आप सीधे ये समझ ले फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, बार बार उसी बात पर इसलिए आ जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब इस सर्किट के रास्ते में करंट फ्लो कर जाती है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट। इसमें 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और जब ये दौड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ दौड़ते तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट आपकी क्लियर हो गई। द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट मूव्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट करते हैं। अब ये सर्किट किस तरह बनेगी, तो इसमें कौन कौन चीज़ पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन चीज़ भाग लेंगे। तो पहले ये बैटरी हमने लगाई, या फिर आप ट्रांसफार्मर से जो 220 वोल्ट की एनर्जी लेते हैं वो आ गई। वायर जुड़े, वायर में बल्ब लगे, ये तमाम इसके रास्ते में ये चीज़ें, और इसी का नाम हो गया सर्किट। अब देखिए, अगर इस रास्ते में हमने क्या करते हैं, बीच में स्विच बोर्ड देते, स्विच लगा देते। अगर एक तार में स्विच लगा करके ऑन करते, वो ऑन करना क्या होता है, ऑन क्या होता है कि उसमें जो तार होते हैं दोनों को सटा देते हैं और करंट दौड़ना चालू कर देती है, बल्ब जल जाते हैं। इसे हम क्लोज सर्किट कहेंगे, तार का सट जाना। लेकिन अगर स्विच को ऑफ करते तो उसका काम क्या, तार को अलग कर देते। इसका मतलब हुआ आपके पंखे बत्ती बंद हो जाते, तार वहाँ से अलग हो जाते। अलग होने को ही ओपन सर्किट कहते हैं। तो दोनों सर्किट आपके क्लियर, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। हमारे घर में स्विच का यही काम है कि वो स्विच जब ऑफ होते हैं तो सर्किट ओपन हो जाती है, स्विच जब ऑन हो जाते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से 2 सर्किट हमारे पास हो गई, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अब सर्किट जो बनती है उसकी भी 2 पार्ट होती है, 2 टाइप्स होते हैं, सीरीज सर्किट और दूसरी पैरेलल सर्किट। पहले हम सीरीज सर्किट को देखते हैं कि इसमें तार के जरिए जो लाइन बनानी जाती है, बैटरी होती है, तार होती है, बल्ब होती है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखा जा रहा है, और एक लाइन में होती है। इसके अंदर ये देखते हैं कि अगर इस तरह की सर्किट सजावट में बीच में अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाते, या पंखा या बत्ती या कुछ भी जो आपने लगाए हैं, तो वो दूसरे तक करंट जो है वो जा नहीं पाएगी। इसका मतलब ये हमें बेनिफिट नहीं दे रहा घर में अगर इसको लगाते तो इस तरह से। लेकिन पैरेलल सर्किट जो कि नक्शे में दिख रहा है, अगर ब्रांच के तौर पर, मतलब ब्रांच निकाल करके जोड़े अगर, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई बल्ब या कोई चीज़ बीच में ख़राब हो जाती है तो दूसरे पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो चलता ही रहेगा। आप फिर दूसरे दिन मिस्त्री को बुला के उसको ठीक करा लीजिए। तो ये आपका सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों ही आपका क्लियर हो गया। तो अब इस सर्किट में करंट को नापा भी जाता है। अगर हम एमीटर को लगा दें तो हम उससे नाप भी सकते हैं, और करंट को नापने की यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको ए से भी दर्शाया जाता है, और एमीटर को हम सीरीज सर्किट में लगाएंगे। अब दूसरी बात है कि वोल्टेज को कैसे नापेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्टेज का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, पहले हम पढ़ चुके, अलेसेंड्रो वोल्टा ने दिया। इसको V से दर्शाते हैं। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल सर्किट में लगा करके चेक करते हैं कि कितने वोल्ट की करंट आ रही है।
अब इसके बाद में क्या करंट के सामने कोई रुकावट भी आती है? तो इस तरह की चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि करंट जो है, वोल्ट को हम समझ चुके, करंट को समझ चुके। 1826 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था, उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने ये पेश किया कि करंट में और रेसिस्टेंस में एक रिलेशन है। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, वो था द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब क्या है? आई वेरिएज वी, करंट वेरिएज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम हो जाएगी। ये नियम उन्होंने दे दिया, जिसको हम ये ऐसा समझ सकते कि अगर किसी मेटेलिक कंडक्टर से जो बिजली जाती है, जो उसके सिरे में पाई जाती पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है, उसके समानुपाती होती है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। इस पिक्चर में इसके बहुत सारे रिलेशन से हमने फॉर्मूले दे दिए हैं। अगर V को पकड़ेंगे तो V इज इक्वल टू R इंटू आई हो जाएंगे। दूसरा है V को फिर पकड़ेंगे तो V इज इक्वल टू पावर बाई आई हो जाएंगे। फिर V को पकड़ेंगे तो रूट ओवर P इंटू आर करके V आ जाएगा। अगर R को पकड़ेंगे तो R रेजिस्टेंस निकालना हो तो V बाई आई। फिर दूसरा उसी रेसिस्टेंस को R आगे बढ़ाएं तो V स्क्वायर बाई P, फिर रेसिस्टेंस को आगे बढ़ाएं तो फिर P बाई आई स्क्वायर। तो इस रिलेशन से हम हर एक फार्मूला को निकाल करके हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से रेसिस्टेंस क्या होगी, करंट जो होगा इसके रास्ते में रुकावट होगी। जैसे देखिए, कोई आदमी यहाँ से अगर कलकत्ता जा रहा है या दिल्ली जा रहा है तो रास्ता में बहुत सारे गड्ढे आएंगे। रास्ता स्मूथ होगा तो वो जल्दी चला जाएगा, रास्ता में गड्ढे होंगे तो वो कम देरी में जाएगा। इस तरह करंट भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते रेसिस्टेंस, इसकी डिफिनेशन कर लेते। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट एंड दैट इज रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। किसी चीज़ या पदार्थ का वो गुण जो करंट को पास होने में बाधा पैदा करती है उसे प्रतिरोधक या रेसिस्टेंस हम कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये किस किस बात पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। तो हमने देखा कि रोड में अगर गड्ढे हैं तो रुकावट आ ही रही है, या ट्रैफिक जाम है तो आदमी को जाने में। इसी तरह करंट भी 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अगर लंबाई ज़्यादा होगी, जैसे तार जहाँ से करंट प्रवाह हो रही है, अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो अगर लंबाई ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि अगर लंबाई ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा रास्ता आ जा रहा है। और लंबाई कम कर दे तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, उसको ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि लंबाई अगर डबल होगा तो रेसिस्टेंस भी डबल है, लंबाई अगर हाफ कर दे तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। सीधा मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। दूसरा ये रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम ऐसे समझ लें कि अगर कोई मोटा पाइप है तो पानी जो पास हो रहा है तो मोटा पाइप को पानी पास होने में जल्दी चला जाएगा, मतलब टाइम उसको कम लगेगा। इस तरह से मोटा होने से टाइम कम हो गया, मतलब रुकावट कम हो जा रही है। उसी तरह तार की गोलाई मोटाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उससे रेसिस्टेंस कम होगा, मतलब रुकावट कम आएगी। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तीसरी बात यह है कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल जिस किस्म का हो, जैसे रास्ता अगर
ईंटा का बना हुआ तो देरी में गाड़ी जाएगी, अगर उसको मेटल से प्लेन कर दें जल्दी गाड़ी चली जाएगी। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जिस रास्ते से जाती है तो वो तो कोई ना कोई मेटल के बने होते, मेटल में ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात भी दिमाग में डालनी चाहिए। अब उस मेटल के अंदर कौन कौन मेटल है जो ऐसा काम कर सकते हैं, जो मेटल गोल हो पाएंगे, खिंचा पाएंगे, तार इससे बन पाएंगे वही, और ऐसा दिखने में जो है वो है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इस तरह की चीज़ें ही ये काम करती। अब इसमें कौन, सिल्वर की रेसिस्टिविटी जो होती है वो सबसे कम होती है, तो सबसे कम होती है तो जल्दी पास होने के लिए देंगे, लेकिन सिल्वर चूँकि कीमती है तो उसकी तार हम नहीं बनाते हैं, तो उसके जगह में क्या किया है। उसके बाद जो बारी आती है कॉपर की, आयरन की रेसिस्टिविटी ज़्यादा है इसलिए आयरन के तार बना करके उससे करंट नहीं गुजारे जाते, तो कॉपर लिए जाते, या फिर उसके बाद एल्युमिनियम जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। क्यों लिए जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो तार बन भी पाते हैं। तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, सिल्वर नहीं लिए, सिल्वर सबसे अच्छा था लेकिन नहीं लिए, कीमत की वजह से हमने कॉपर को लिया। तो अब हमें ये समझ गया कि मटेरियल भी उसके अंदर लेना ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, कमेगा तो वो भी कमेगा। ये भी बात हमें समझ में आ गई यहाँ से। अब हम लोग रेसिस्टिविटी को समझते हैं कि किस मटेरियल की रेसिस्टिविटी मैंने चार्ट के जरिए इसमें दिखा दिए। इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ पीस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ और क्रॉस सेक्शन को सामने रखते हुए एक चीज़ की रेसिस्टिविटी दर्शा दी गई है। तो इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम है, वो रेसिस्ट कम करता है, इसलिए जब रेसिस्ट कम करेगा तो कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज़्यादा करेगी। इस रेसिस्टेंस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए 1841 में जूल जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक लॉ दिया। उन्होंने ये लॉ दिया कि इलेक्ट्रिक करंट को हीटिंग में किस तरह से ट्रांसफ़र करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है और वो कौन नियम को फॉलो करता है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट when a current I passes through a conductor of resistance R for time t, then the heat developed in the conductor is equal to the product of the square of the current, the resistance and time, and that is H varies I square RT। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट जो है पास होगी वो हीट जो उससे जनरेट होगा वो करंट के स्क्वायर करेंगे और रेसिस्टेंस लेंगे और टाइम लेंगे, तीनों को गुना करेंगे, उतने ही हीट जनरेट होती है। अब जूल्स लॉ किन बातों पर निर्भर करता है? पहली बात तो उसके अंदर देख लीजिए, स्क्वायर ऑफ करंट और रेसिस्टेंस डायरेक्ट रहते हुए हीट जो होता है वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें रेसिस्टेंस का भी रहेगा और हीट टाइम रहेगा। तीनों को एक जगह जब हम कर देते तो I स्क्वायर RT हो जाता है। ये तीनों चीज़ों हीट से जुड़ी हुई हैं। इसको हम किस तरह से अपने घरों में देखते हैं कि हीटिंग, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट से क्या क्या चीज़ हमें फ़ायदे होते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो पहला फ़ायदा हमें रूम हीटर जो बनते हैं तो वो उसी कड़ी में रहते हैं कि रेसिस्टेंस के तार वाले चीज़ को वहाँ लाते हैं, जोड़ते हैं और उसके अंदर अलग अलग तरह की तार होती है, तो हीटिंग इफेक्ट का यूज हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब हमें ये हीट वाला भी काम ख़त्म हो गया। अब हम कुछ इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ सवाल को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, तभी आपको कुछ समझ में आए कि हमें इससे मिलता क्या क्या। इतनी सारी डिस्कशन से
हमें कुछ सवाल मिलते हैं जो एग्जाम में भी आते हैं, जिसको हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और बार बार पूछे जाते। कभी भी अगर हम इलेक्ट्रिक का टेस्ट देते हैं, सिंपल क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो उसको हम जान लें। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का यूनिट क्या है। मतलब चार्ज अगर कोई पूछेगा तो हम बताएंगे किस में, और वो है कूलम। दूसरा क्वेश्चन है गिव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट, अब जैसे हम 1 किलो चावल लेके आते हैं, उसी तरह करंट की भी यूनिट होती है और उसको एम्पियर से दर्शाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और MCB वगैरह के पीछे कितने एम्पियर करंट ये पास करेंगे, ये लिखा भी होता है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी यूनिट है वोल्ट, जो कि बैटरी के पीछे लिखी होती है कितने वोल्ट की ये बैटरी है, तो वोल्ट से आप सम में ये वाला यूनिट आपको काम में आएगा जब न्यूमेरिकल सम करेंगे। गिव द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस होती है ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी यूनिट ओम होती है और ओमेगा से हम इसको दर्शाते हैं। गिव द यूनिट ऑफ पावर, इसकी यूनिट वाट होती है, और इलेक्ट्रिक जो कंज्यूम होती है उसको वाट किलोवाट यूनिट में ही हम लोग दर्शाते हैं। बल्ब के ऊपर में कितने वाट का बल्ब है ये लिखा होता है, तो पावर की यूनिट वाट हो गई। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, जो हमने सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन देखा है वो अलग है, रेसिस्टेंस की यूनिट अलग और रेसिस्टिविटी की यूनिट अलग, ओम मीटर इसकी यूनिट है। ठीक है। क्वेश्चन 7 हाउ इज रेसिस्टेंस, वोल्ट एंड करेंट I रिलेटेड। करेंट, रेसिस्टेंस और वोल्ट किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह से एक फॉर्मूला बनाते थे। आंसर इसका है R = V/I या फिर V = IR, दोनों ही हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन 8 हाउ 1 ओम रिलेटेड टू एम्पियर एंड वोल्ट। 1 ओम = 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन 9 हाउ इज पावर रिलेटेड टू करेंट एंड रेसिस्टेंस। तो आंसर हो जाएंगे पावर = V/I। पावर जो है V, जो इसमें P पावर होंगे, V पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द करंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूट में क्या होती है, क्या चीज़ को हम करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द करंट। व्हाट इज एन एमीटर, एमीटर किसे कहते हैं। एमीटर जो है अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यंत्र जो इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। व्हाट इज वोल्ट मीटर, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट को नापेगा उसे हम वोल्ट मीटर कहेंगे, ये भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सम बनाने को आता है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में होंगे। क्वेश्चन 14 नेम द अलॉय विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हम फिलामेंट देखते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो टंगस्टन के बने होते हैं। उनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मतलब वो गलते नहीं हैं, और फिर रेसिस्टिविटी होती है जिससे वो रोशनी भी दे देते हैं। क्वेश्चन 15 व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर जो है इसी में हम लोग नापते, अपने घर में जो बिजली होती है इसी यूनिट में नापते हैं। व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। एक आइडियल एमीटर की रेसिस्टेंस जो होती है वो 0 होती है। व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, इनकी इनफाइनाइट होती है। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
Which substance is used for making resistance coil of electric heater and why? नाइक्रोम वायर को यूज करते, क्यों करते? इसमें हाई रेसिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ अ हीटिंग वायर? एक हीटिंग वायर की एक स्पेशल फीचर क्या होती है? जो वायर लगते हैं उसकी स्पेशल फीचर क्या होती है? इट मस्ट हैव हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गए और हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट हो तो ये गलेंगे भी नहीं। तो ये वायर जो हीटिंग वायर होते हैं इनकी ये खूबी होती है। तो दोस्तों हमने इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे जो मुख्य बिंदु, जो शुरुआती बिंदु थे, उस पर हमने चर्चा की। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के दरमियान शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग को इसके न्यूमेरिकल सम पर होगी, तो इसका इंतज़ार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मौका देके और अच्छी वीडियो बना सके। जय हिंद।